हमारी सोसाइटी बनी, हमारा वर्ण सिस्टम, हमारा जाति सिस्टम, कैसे हमारे एम्पायर्स बने, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आज तक हमने सुनी है, हमें पता है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये चीजें आई कहाँ से, तो ये सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई तक देखने वाले हैं। इस चैप्टर में कम से कम टाइम में, काफी बड़ा चैप्टर है, कोशिश करूंगी कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो अगर स्टार्ट करें तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा आपको टाइमलाइन क्या दिया है, आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिया है, ब्रॉड टाइम लाइन ऑफ अर्ली इंडिया। अर्ली इंडिया का टाइमलाइन दिया है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड है ना, यहाँ पे आप पेंटेड ग्रे वेयर का टाइम देखोगे, आप नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये कब आया, कैसे आया, तो ये पूरा टाइमलाइन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं कि मैम ये थोड़ा रटने वाली चीज है, तो यस, लेकिन चैप्टर के साथ साथ हम ये चीजें समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका 2000 जो है बीसी नियोलिथिक चाल्कोलिथिक एज था, उसके बाद 1000 बीसी में आपका मेगालिथिक है ना, चाल्कोलिथिक यानी आपका कॉपर स्टोन एज जो हमें कहा जाता है, कॉपर का यूज होने लग गया था। उसके बाद मेगालिथिक है ना, जो आपके बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जिस टाइम पे यूज किए जाते थे, वो टाइम शुरू हुआ। फिर आपके जो है पेंटेड ग्रे वेयर आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी टाइप की पॉटरी आने शुरू हुई। उसके बाद इमरजेंस ऑफ एम्पायर्स रफली पैन इंडियन इन डायमेंशन, अर्ली पॉलिटिक्स ऑफ सदर्न इंडिया। अगर यहाँ पे बात की जाए, एम्पायर्स इमर्ज होने लगे थे। एम्पायर्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे किंगडम्स को मिला करके बड़ा राज्य बनता है, बड़ा एम्पायर। ठीक है, उन्हें हम एम्पायर बोलते हैं। तो ये पैन रीजनल ये क्या हुए, ये ग्रो करे। उसके बाद रीजनल एम्पायर्स, इंपीरियल पॉलिटीज ऑफ सदर्न इंडिया, अगर हम बात करें यहाँ पे साउथ इंडिया में बनने भी लग गया था। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, और चीजें भी क्या कहीं, तो बेसिकली ये टाइमलाइन आपको दिया है कि कहाँ कहाँ से चीजें शुरू हुई और कहाँ कहाँ से चीजें कहाँ कहाँ तक चली, है ना, और कुछ नहीं है इसमें। अगर हम पढ़ने की यहाँ पे स्टार्ट करें, तो हमारी मेन चीज यहाँ पे है कि हमें अर्ली इंडिया, पुरानी जो हमारी भारत की सोसाइटी थी, हमारा स्टेट कैसा था, उसको समझ करके चलने की जरूरत है। यहाँ पे स्टेट कोई राज्य की बात नहीं हो रही है। स्टेट जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा स्टेट है, सेक्युलर है, तो इस तरीके से ऑल ओवर जो हम लेकर के चलते हैं। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी यानी सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग पीपल शेयरिंग कॉमन टेरिटरी, कल्चर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम बोलते हैं कि वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सोसाइटी का पार्ट है। अरे सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी का तो सोचो, यही सुनते हैं ना अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास से। सोसाइटी, तो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, ऐसा सिस्टम होता है जहां पे लोग रिलेट करके चलते, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, सबकी कॉमन टेरिटरी होती है। भाई अगर मैं मेरे एरिया में रह रही हूँ, मैं मेरी कॉलोनी में रह रही हूँ, तो वो मेरी सोसाइटी है, यानी हमारी एक टेरिटरी जो कॉमन है। ठीक है, हमारा कल्चर कॉमन हो सकता है। ठीक है, हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जहां से हम है, जो हमारी चीजें, वो कॉमन हो सकती। तो ये सब क्या है, जिनसे हम रिलेटेड है, जिनसे हम कनेक्टेड है, हमारी सोसाइटी है। इंक्लूड्स फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिजेस एंड कस्टम्स। अब यहाँ पे क्या इंक्लूड करती है, इसमें क्या क्या आएगा सोसाइटी में, समाज के अंदर क्या होता है, समाज के अंदर परिवार होते हैं, समाज के अंदर घर होते हैं, समाज में शादियां भी होती है, समाज में रीति रिवाज भी होते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे इसी समाज में रहना है, रीति रिवाजों को निभाओ, है ना, इसी समाज में रहना है, शादी तो करनी पड़ेगी, इसी समाज में रहना है, फैमिली बनाओ। मतलब समझ रहे हो कि हम समाज समाज समाज, यानी हम सब कनेक्टेड ही है एक दूसरे से। ठीक है, मेनली रेगुलेटेड बाय कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस रादर देन फॉर्मल लॉज। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ऐसे फॉर्मल लॉज बने हुए है ना, कि पहले के कोई लॉज बने हुए हैं, कुछ कानून को आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि हम पुराने टाइम का ऐसे पढ़ रहे हैं अर्ली इंडियन, है ना। ये कैसे चलते थे, इनके रीति रिवाजों से, जो भी इनके चीजें थी, काम थे, प्रैक्टिसेस थे, जो भी ये करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे होती थी। स्टेट की बात करें तो स्टेट इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉ। सोसाइटी ऐसी है कि जिसमें कोई ऐसा फॉर्मल रूल और लॉ नहीं है कि ऐसा फॉलो करना है। अगर जैसे सोसाइटी में हम बोलते हैं कि शादी कर लो, ऐसा कोई लॉ नहीं कि शादी कर लो। भाई सिंगल लोग भी हैं, अनमैरिड लोग भी है ना। अब यहाँ पे बात आ जाती स्टेट, तो स्टेट को क्या बोला जा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम जो प्रॉपर रूल्स एंड लॉज पे चलता है ना। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जो प्रॉपर आपके नियमों पे और कानूनों पे चलेगा। ये क्या इंक्लूड करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं, मतलब ये जो राजा होते हैं, राजा की जो प्रजा होती है ना, उन राजा का क्या धर्म होता है, राजा की क्या ड्यूटीज होती है, प्रजा की भी अपनी क्या ड्यूटीज होती है, वो सब इसमें ये इंक्लूड करता है। गवर्नेंस मैकेनिज्म, कैसे क्या चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, टैक्स व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें इसमें रहती है। इंस्टीट्यूशंस एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉपर कानून व्यवस्था और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको एनफोर्स कराना, लागू कराना। डेवलप ग्रेजुअली एज सोसाइटीज बिकेम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे बढ़े, ये धीरे धीरे, अगर हम बात करें, धीरे धीरे सोसाइटी बड़ी बनती गई।
पहले छोटी थी सोसाइटी, धीरे धीरे बड़ी बनती गई और जैसे जैसे बड़ी बनने लग गई कॉम्प्लेक्स होने लग गई, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि यार मेरा तो एक ही दो ही रूम का घर है, ठीक है साफ सफाई हो जाती है, लेकिन अगर 10 रूम हो जाए 20 रूम हो जाए तो साफ सफाई करना, मैनेज करना, बिल वगैरह सारी चीजें बढ़ती यानी कॉम्प्लेक्स होती। तो ऐसे सोसाइटी पहले कम थी तो चीजें हो रही थी, लेकिन सोसाइटी जैसे जैसे बड़ी होने लगी और भी ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स और जटिल होने लग गई। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चा। ओके चलो, इसलिए मैं साइड रहकर पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है ना, हमारा जो है बड़ा ही फेमस पीरियड जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पनपा था, बना था, डेवलप हुआ था, वैदिक पीरियड की बात की जा रही है। वेदास क्या होते हैं? जो इंडियन लिटरेचर है, जो पुराने हमारे भारत के बहुत प्राचीन साहित्य है ना, बहुत ही प्राचीन साहित्य है, हमारे टेक्स्ट है इंडिया के, ओरिजिनली ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज। देखो शुरुआती तौर पे ना इन्हें कैसे ट्रांसमिट किया जाता था, जो भी इनकी सुक्तियां होती थी, श्लोक होते थे, उनको ओरल फॉर्म में जो है ट्रांसमिट किया जाता था। जैसे मुझे आपको सिखाना है तो जो भी है मैं ओरली सिखाऊंगी, यहाँ पे कोई लिखने का सिस्टम नहीं कि मैंने लिख दिया और आपको दे दूंगी नोट्स बना के पढ़ लो, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस टोन में जैसा होना चाहिए वैसे मैं ओरली सिखा रही हूँ, जनरेशन टू जनरेशन इसी तरीके से पास कर रही हूँ। तो बहुत ही सालों तक, सेंचुरीज तक, सदियों तक इवन ये ओरल ही ट्रांसमिट होते रहे, मतलब ओरल फॉर्म में ही एक दूसरे को यहाँ पे सिखाया गया। बहुत बाद में इन्हें लिखने की जो है परंपरा यहाँ पे शुरू हुई, वरना ये ओरल फॉर्म में ट्रांसमिट होते। ऋग्वेद की बात करें तो वेद चार टाइप के होते हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन सबसे पुराना टेक्स्ट है, कंपोज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो इंडिया के, हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जो हम बोलते हैं ना मेरे पंजाब वाला इलाका, जो है हमारा पाकिस्तानी नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन, है ना, तो यहाँ पर कंपोज हुए थे, है ना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के। अर्ली ऋग्वेद एसोसिएटेड विद सप्त सिंधु रीजन, और जो प्राचीन जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन यानी लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, है ना, मतलब इसको ऐसा मान लो जहां पे 7 नदियां बहती है, और सप्त सिंधु यानी इंडस रिवर बहती है, इंडस रिवर, और उसके साथ साथ जो और भी छोटी छोटी नदियां, ट्रिब्यूटरीज जो आप पढ़ते हो, छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों से जुड़ जाती है, वो क्या होती है? वो ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे इंडस की झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ब्यास हो गई, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो ये आपका वैदिक लिटरेचर की बात की जा रही है, जो बहुत ही पुराने आपके जो है इंडियन लिटरेचर के हैं, है ना, बहुत ही पुराने जो है साहित्य है। उसमें से भी अगर हम बात की जाए ऋग्वेद तो और भी पुराने हैं, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है जिनको कंपोज किया गया था, साथ में कैसे ट्रांसमिट हुए थे? ओरल फॉर्म। वैदिक टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर हम बात करें यहाँ पे वैदिक टेक्स्ट की, तो जो हमारा वैदिक टेक्स्ट है वो इन्फॉर्मेशन हमें बताता है समाज के बारे में, किसके बारे में? वो हमें सोसाइटी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है कि सोसाइटी क्या होती है, उस जमाने की सोसाइटी कैसी, क्या परंपराएं थी, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम था कि नहीं था, अगर इतनी बड़ी सोसाइटी है तो उसको मैनेज करना, है ना, वहां पे कैसे किस तरीके से आप राजनीति कर रहे हो, चीजों को मैनेज कर रहे हो, इकोनॉमी, है ना, वहां पे अर्थव्यवस्था का क्या सीन था, कैसा था, है ना, रिलीजन क्या फॉलो किया जाता था, धर्म से रिलेटेड बातें की जाती, वहां पे जो है संस्कृति कैसी थी, कल्चर कैसा था। तो अगर आप ऋग्वेद को देखते हो तो ये जो भी वैदिक टेक्स्ट है, मतलब जो भी वैदिक टेक्स्ट है, ये आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं समाज के बारे में, है ना, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, और आपकी संस्कृति कल्चर के बारे में। ठीक है, इन सबको पढ़ के हमें यही तो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तब क्या होता था, क्या क्या होता था। ठीक है, फोर वेदास अगर हम बात करें, हमारे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर आपको सुक्तियां मिलती हैं, हिम्स जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, 1028 जो है आपको हिम्स मिलती है, जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएटिक कॉम्पोजिशन है, जो बहुत ही पुरानी, है ना, जो कविता के फॉर्म में इस तरीके से कंपोज किया जाता है, पोएटिक यानी पोएम की फॉर्म में कंपोज किया जाता है। तो ऐसी 1028 हिम्स यहाँ पे मिलने देखने को मिलती है, जो बहुत ही प्राचीन है। अच्छा, दूसरे की बात करें, सामवेद में ऐसे हिम्स मिलते हैं जिसमें जिसमें बताया जाता है कि आप कैसे म्यूजिकली उनको बोलो, रिसाइट करो, है ना, आप जैसे आपके 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो कैसे उसको लय में, कैसे उसको स्वर में गाया जाए। ठीक है, तो सामवेद में आपको म्यूजिकल इन चीजों से रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। फिर आप बात करें यजुर्वेद की, तो यहाँ पे रिचुअल, है ना, यह आपका जो है यज्ञ वगैरह आप कैसे करते हो, है ना, कि यज्ञ करना, रिचुअल करना, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे यज्ञ वगैरह होने, ये सारी चीजें, प्रथाएं, या हम बोल सकते हैं तौर तरीके, कैसे पूजा कर रहे हो, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अर्थवेद, अथर्ववेद की बात करें तो हिम्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके शारीरिक
और मानसिक तौर पे कैसे आप जो है खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग, हमारे शरीर में पड़ता है, ये सारी चीजें इस टाइप के हिम्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे 4 टाइप के वेदा होते हैं। ऋग्वेद जिसमें आपके पोएटिक कंपोजिशंस मिल जाएंगे सूक्तियों के, और साथ में सामवेद में आपको हिम्स जो है म्यूजिकल फॉर्म में, जैसे रिसाइटेशन होती है म्यूजिकल, सारे गामा पादा निसा, आपके जो है 7 स्वराज के फॉर्म में मिल जाएंगे। यजुर्वेद में आपको यज्ञ रिचुअल कैसे परफॉर्म की जाती है उसके बारे में मिलेगा। अथर्ववेद में आपको ऐसे हिम्स मिलेंगे जो फिजिकल और मेंटल आपके जो है उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, चलो। 4 पार्ट्स ऑफ ईच वेद। अब हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। जैसे अगर ऋग्वेद की बात करूंगी तो ऋग्वेद में संहिता, ब्राह्मणा, आर्यांका, उपनिषद मिलेगा। ऐसे ही सेम अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं तो उसमें भी संहिता, ब्राह्मणा, आर्यांका, उपनिषद मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें संहिता की, तो संहिता में तो आपको क्या मिलेंगे, हाँ, संहिता में आपको क्या मिलेंगे, संहिता में आपको बच्चा सुक्तियां मिलेंगी। ब्राह्मणा में बात करें तो यहाँ पे आपको रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किया जाता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है ना, उसको कैसे कराया जाता है, उसको कैसे बोला जाता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। किसका, ब्राह्मणा का। अगर बात की जाए आर्यांका की, तो यहाँ पे आपको फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, मतलब ये जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं तो उसका जो है आपसे, है ना, फिलोसफिकली अगर हम बात करें, आपसे क्या रिलेशन, हम कर क्यों रहे हैं, उसका इसका अर्थ क्या है, रीजन क्या है, वाई वी आर डूइंग दीज रिचुअल्स, है ना, कुछ तो रीजन होगा। भाई अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं बोलूंगी पूजा करने जा रही हूँ, तो कोई बोलेगा तुम पूजा क्यों करती हो, तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए ना, उसका मतलब होना चाहिए कि मैं कर क्यों रही हूँ, उसका रीजन होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद में आपको आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं कि सोल कैसे जाती है मरने के बाद, सोल का क्या होता है, ब्रह्मांड का क्या जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। तो बोला जा रहा है कि हर वेद आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। संहिता जिसमें आपको सुक्तियां मिल जाएगी, हिम्स मिल जाएंगे। ब्राह्मणा जिसमें आपको रिचुअल्स कैसे किए जाते हैं ये बताया जाता है। आर्यका में आपको बताया जाएगा कि रिचुअल्स को करते क्यों है, इनका मतलब क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है। ठीक है, और उपनिषद में आपको जो है बहुत सारे सवाल जो होते हैं आत्मा से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। क्लियर हो गया बच्चा, चलो। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द वैदिक पीरियड। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते थे वैदिक पीरियड में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी जो राजनीति से रिलेटेड काम करते थे, ऐसे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन। अर्ली वैदिक सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इनटू जनास इक्वल टू क्लैंस बेस्ड ऑन किनशिप टाइज, है ना। अगर हम बात करें जो पहले की वैदिक सोसाइटी थी वो किस में ऑर्गेनाइज थी, वो जना में यानी क्लैंस में ऑर्गेनाइज थी। क्लैंस में बेस्ड ऑन किनशिप टाइज, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे एक ही पूर्वज, वही हमारे पूर्वज है तो उन्हीं के अंडर हम हैं, तो वो हम सब एक ही हैं, हमारा एक ही क्लैन है, हम एक ही जैसा बोलते हैं, एक ही जैसे हमारा कल्चर है। तो आप समझ रहे हो इस तरीके के तो क्लैन बन जाते हैं। जैसे अलग अलग क्लैन आपको देखने को मिलते हैं, तो हर क्लैन का अपना तौर तरीका, हर क्लैन के अपने कल्चर, हर क्लैन का अपनी भाषा, है ना। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो लोग एक अपना जो है कॉमन एंसेस्टर मान करके चलते हैं और क्लैन बना लेते हैं। ऋग्वेद मेंशंस अबाउट 30 जनाज, और ऐसे ही ऋग्वेद में आपको 30 जो है 30 जो है क्लैंस मिलेंगे, 30 जनाज आपको मिलेंगे। एंड 5 इंपॉर्टेंट जनाज इज इक्वल टू पंच जना, और जो आपके 5 इंपॉर्टेंट जना, जो सबसे 5 इंपॉर्टेंट क्लैंस है उनको पंच जना बोला जाता है। जैसे यदु, है ना, तुर्वाशु या तुर्वाशा, यहाँ पे पुरु, अनु और द्रोही। ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे, यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु और द्रोही, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके 5 इंपॉर्टेंट जना है जिन्हें पंच जना बोला जाता है। ऋग्वेद में कितने मेंशन है, ऋग्वेद में 30 मेंशन। प्राइमरली अ क्लैन चीफ मेन रोल्स। अब जो क्लैन होता था तो क्या क्लैन के लीडर होते थे, जी हाँ। क्लैन होता था तो उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए, लीड करने के लिए एक लीडर की जरूरत है, एक सरदार की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता था, जैसे वॉर वगैरह होगी, बैटल होगी, तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेना, कैसे क्या होना है ना। अपने क्लैन मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता था यहाँ पे राजा का। तो राजा का रोल यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या होता था, तभी तो वो राजा बना है, वरना ऐसे ही राजा बन गया। भाई राजा बनना है यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलना, और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस जमाने के हिसाब से, भाई अगर युद्ध वुद्ध होगा तो युद्ध लड़ना, है ना, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्लियर हो गया, चल। 3 वैदिक असेंबलीज, उस टाइम पे जो है 3 मेन वैदिक असेंबलीज होती थी। जैसे हम सभा, समिति, विधाता की बात करें तो सभा में क्या होता था, एक स्मॉलर बॉडी होती थी, है ना, छोटे फॉर्म में रहती थी। और मेनली जुडिशियल फंक्शन, ये आपका जुडिशियल फंक्शन आपको पता ही है, जो न्याय वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, जुडिशियल फंक्शन करती थी। और यहाँ पे जो है ये करता कौन था, ये होती किसकी थी,
बॉडी, ये एलिट्स की है ना, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना सोसाइटी के, जो बड़ी नामी ग्रामी है ना, रिस्पेक्टफुल लोग है ना, तो उन लोगों का ग्रुप होता था। वो लोग ये जो है जुडिशियल फंक्शन जो रहता था उनका, परफॉर्म करते थे। मतलब स्मॉलर बॉडी होती थी। समिति की बात करें तो बड़ी असेंबली होती थी, है ना। अब ये बड़ी असेंबली मैम क्या काम करती थी, तो ये बड़ी असेंबली जैसे पॉलिसी बनाना है ना, जो भी राजनीतिक डिसीजन है अपने क्लैन के रिगार्डिंग वो लेना, रिप्रेजेंटेट बॉर्डर पॉपुलेशन, ये क्या करती थी, ज्यादा पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करती थी। मतलब इसकी तरह नहीं कि छोटे लेवल पे काम कर रही है, ज्यादा ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी तो यहाँ पे लिखा है लार्जर असेंबली, जब आप ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करोगे यानी आपको बड़ी असेंबली बनानी पड़ेगी, बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई समिति। विधाता की बात करें तो यहाँ पे जो होती है कम्युनिटीज होती थी, वो मिलती थी, वो गैदर होती थी, वो वॉरफेयर से रिलेटेड, पॉलिटिकल मैटर्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे डिस्कस करती थी चीजें। ठीक है, तो ये होती थी विधाता। क्लियर हो गया बच्चा, आया समझ में? चलो, उसके बाद अगर हम बात कर ले अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स, अब पुराने टाइम के जो किंगडम्स होते थे, किंगडम्स जो राजा चला रहा है, रिपब्लिक्स है ना, जहां पे थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली चीजें हो रही हैं, तो जनपद की बात करें, आपने सुना होगा जनपद, महाजनपद, जनपद, है ना, जहां पर जो है लोगों ने अपना फुट सेट करा था, उन्हें जनपद बोला जाता है। जब जनपद और बड़े हो गए, एक दूसरे में मर्ज हो गए, ट्रेड चलने लग गया, तो महाजनपद बन गए। जनपद की बात करें, लिटरली वेयर अ जना फर्स्ट सेट इट फुट, ये डेफिनेशन आपने क्लास 7th में भी पढ़ी है ना, जहां पे जना यानी जहां पे लोगों ने अपने पैर रखे। ठीक है, तो जनपद बोलने लग गए। ट्रांजिशन पीरियड, किनशिप आइडेंटिटी टू टेरिटोरियल आइडेंटिटी, अभी यहाँ पे ऐसा था, आपको ट्रांजिशन मिलेगा। वैदिक टाइम पे आपको ऐसा दिखता है कि हमारे एंसेस्टर है कॉमन, तो हमारा क्लैन बन गया, लेकिन अब यहाँ पे टेरिटरी वाइज चीजें होने लगी कि भाई इतना इलाका मेरा है। राजा लोग या कंट्री क्या है, टेरिटरी, तो एक तरीके से क्या करते हैं भाई, वो अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश करते हैं, टेरिटरी को एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले किनशिप आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती थी, क्लैंस वगैरह, लेकिन अब टेरिटोरियल आइडेंटिटी आपको देखने को मिल रही है, राजा लोग अपनी टेरिटरी यहाँ पे बनाने लगे। अप्रोक्स 1000 to 600 BC, ये कब की बात है, कब हो रहा था, ये लगभग 1000 से 600 BC के टाइम की बात है। लैंड, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड रूट्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे चाहे लैंड की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ट्रेड रूट की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे। क्यों भाई, जमीन होनी चाहिए, है ना, जमीन होनी चाहिए, जमीन को दान देना, उसमें एग्रीकल्चर करना, या ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड रूट बनना। तो आप ट्रेड कैसे करोगे, जब आपके ट्रेड रूट होंगे, है ना, ट्रेड रूट जैसे दक्षिण पथ, उत्तर पथ, इस टाइप के ट्रेड रूट्स होते थे, जिनके थ्रू जो है ट्रेडर्स ट्रेवल करते थे, ट्रेड करते थे, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जनपद की बात की जा रही कि जनपद का मीनिंग क्या होता है, कब से कब तक ये रहे। ठीक है, और इस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या था, तो लैंड, एग्रीकल्चर, ट्रेड रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें तो महाजनपद आते हैं। महाजनपद की बात करें तो लार्जर पॉलिटिकल यूनिट देन जनपदास, ऑब्वियसली भाई जनपदास से बड़े हैं तभी तो महा लग रहा है। ठीक है, तो लार्जर पॉलिटिकल यूनिट होती थी, और इनका टाइम कब से कब तक था, लगभग 600 BC टू 300 CE तक। ठीक है, ये CE तक था, कॉमन एरा तक, याद रखना। BC और CE का मीनिंग पता है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे बेसिक से बताना पड़ेगा, AD CE ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 6 से। हिस्टोरिकल सोर्सेज मेंशन 16 महाजनपदास, आप लोग ने पढ़ा भी है। अगर हम अपने ऐतिहासिक जो सूत्रों की बात करें, सोर्सेज की बात करें, तो हमारे टोटल 16 महाजनपदास हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम अवंती की बात करें, अश्माका की बात करें, है ना, हम जो है कौशाल की बात करें, पांचाल की बात करें, मगध की बात करें। ठीक है, Magad gradually became the most powerful because of strategic location, fertile plains, strong rulers. मगध क्यों यहाँ पे पावरफुल बना था, देखो, हम किसी भी देश की बात करें, हम इवन खुद की भी बात करें, चलो मैं खुद की बात करती हूँ। माना कि मैं नेचुरली, मेरे पास जो है टैलेंट है किसी चीज का, सिंगिंग का, डांसिंग का, है ना, साथ में मैंने उस पर काम भी करा, मैंने उसकी क्लासेस ली, सीखा, मैं और अच्छा बन गई, तो मैंने और अच्छा कर लिया, मैं और फेमस हो गई, है ना, मैं और ज्यादा अर्न कर पा रही हूँ। तो ऐसे यानी यहाँ पे मगध नेचुरली, ज्योग्राफिकली हम कह सकते हैं उसको ऑलरेडी चीजें अवेलेबल थी, जैसे बहुत अच्छी तो लोकेशन, ऊपर से लैंड फर्टाइल। क्यों लैंड फर्टाइल थी, क्योंकि वहां पे जो है मेजर रिवर, जैसे गंगा, है ना, गंगा हो गई, या सोन जैसी रिवर वहां पे बहती थी। अब भाई नदियां बह रही, वो भी गंगा जैसी नदी, है ना, और वो लैंड को फर्टाइल कर रही, क्योंकि नदियों के पास का इलाका फर्टाइल होता है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, उस लैंड को फर्टाइल बना देती है। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, साथ में अगर रूलर्स भी स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पे एक अच्छी बात थी कि नेचुरली तो आपको चीजें मिली थी,
लेकिन रूलर्स भी बड़े अच्छे निकले, काबिल रूलर्स निकले, स्ट्रॉन्ग रूलर्स निकले, तो उन्होंने काम भी अच्छे किया। जैसे अजात शत्रु से हम बात करें, हम महापद्मनंद की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मगध जो है मोस्ट पावरफुल क्यों बना? एक तो लोकेशन अच्छी, लैंड भी फर्टाइल और रूलर भी बड़े पावरफुल थे, ठीक है। इट्स एक्सपेंशन इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। और इसी का जो एक्सपांशन हुआ, जिस तरीके से बढ़ता चला गया, इसी का जो है फायदा किसको मिला, किसका राइज हमें देखने को मिलता है यहाँ पे? मौर्यन एम्पायर का। अब इसकी पूरी स्टोरी हम सुनेंगे नहीं, है ना, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है कि अलेक्जेंडर आ रहा था, चाणक्य आए, चाणक्य ने जो है धनानंद से बात करी, रिक्वेस्ट करी, धनानंद ने उनकी इंसल्ट कर दी। धनानंद ने बोला कि भाई तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे क्या करना है? तो भाई जो चाणक्य होते हैं वो शपथ लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं एक ऐसा राजा बिठाऊंगा जो अखंड भारत का निर्माण करेगा, केपेबल रूलर होगा। ऐसे में करते 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 यहाँ पे धनानंद को हरा करके, है ना, कौन जो है आ जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। फिर वो अपनी टेरिटरी को और एक्सपांड करते जाते हैं, जो पैन रीजनल एम्पायर बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक स्टोरी जो आपको भी ऑलमोस्ट पता ही होगी। तो ऐसे ही कर करके मॉडर्न एम्पायर और ज्यादा पावरफुल बन गया, क्योंकि नेचुरली चीजों के तो फायदे थे ही। आयरन और माइंस है, फॉरेस्टेड एरिया है, फर्टाइल लैंड है, ठीक है, साथ में रूलर्स भी बड़े अच्छे निकले। और फिर उसमें अगर चाणक्य आ जाए जिनकी तो बुद्धि की फिर तो हम वाह ही करते, फिर और क्या ही बोल। ठीक है, चलो ये देखिए आपके 16 महाजनपद आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी बुक की इमेज है, अगर इसमें थोड़ा ब्लर भी दिख रही होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे वन लिखा है तो आपको दिख जाएगा, काम्भोज है, मत्स्य हो गई, सौरसेना हो गई, वत्स, काशी, वृज्जी, अंग, अवंती, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसाला, मल्ला, मगध, छेदी और अश्माका। ये आपकी पूरी 16 जो है आपकी जो है मेजर महाजनपद है। ठीक है बच्चा, चलो ये प्रॉपर जो है जैसे नेम दिए ना 1 2, तो आप उसमें मैप में लोकेट कर सकते हो। अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स में हम पॉलिटिकल फॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल फॉर्म्स भी अगर होते थे तो दो टाइप में होते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज में अभी भी जैसे रानी महाराजाओं का राज है ना, कहीं पे आपको प्रॉपर डेमोक्रेसी ही मिलेगी। तो ऐसे ही उस टाइम पे मोनार्किकल स्टेट होते थे, है ना, मोनार्किकल स्टेट होते थे, कहीं पे रिपब्लिकन स्टेट्स होते थे जहां पे गण और संघ मिलेंगे। मोनार्किकल स्टेट ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनार्की सिस्टम यानी जहां पे राजा की चलती है, राजा का राज चलता है, अल्टीमेट डिसीजन यहाँ पे अथॉरिटी राजा के पास होती है। अगर रिपब्लिकन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप मिलकर के एक राजा को चुनता है। अगर राजा अच्छा है तो वाह वाह वाह, और नहीं है तो उसको निकाल भी दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी रिपब्लिक टाइप है। रिपब्लिक है लेकिन फुल्ली आपको ऐसा नहीं मिलेगा डेमोक्रेटिक, जैसे अपने जैसा कि कोई हर कोई वोट दे रहा है, लेकिन कुछ लोग ही चुनते थे, लेकिन ग्रुप चुनता था। ऐसा नहीं था कि हेरिडिटरी आपको ऐसा है कि वांशिक तौर पे वो पिताजी राजा है तो बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं था यहाँ पे रिपब्लिकन की बात करें। ओके, सदर्न पॉलिटिक्स की बात करें, अब साउथ में भी तो जो है बहुत सारे किंगडम्स थे। तो साउथ में क्या सीन था? चोल्स की बात करें तो चोल्स कहाँ थे? लोअर कावेरी वैली के साइड थे, है ना, टाइगर इनका सिंबल था। पांड्यास की बात करें तो तम्रपानी एंड वेगई वैली के पास थे, यहाँ पे इनका जो सिंबल था फिश था। चेराज और जिनको केरला पुत्रास कहा जाता है ना, ये कहाँ पे थे? केरला में थे। और इनका जो सिंबल था वो क्या था? वो था जैसे होता है झंडे में सिंबल लगा रहता है, इस तरीके से। संगम लिटरेचर जो लगभग 300 बीसी से लेके 300 सी तक चला, है ना, चोल, चेरास, पांड्या रूलर जो है, तीन यहाँ पे क्राउन किंग्स माने जाते हैं, है ना, जिनको क्या बोला जाता है? वेंदार ऑफ तमिलकम। इनको अलग नेम से भी ऐसे आप बोल सकते हो, वेंदार ऑफ तमिलकम, है ना। बड़े ही फेमस जो है साउथ के जो है किंगडम्स थे, चोल, चेरा और पांड्यास। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देख लोगे, आपको दिख जाएंगे आपके चोल्स है, पांड्यास है, चेराज है, पूरे साउथ के बड़े ही फेमस और पावरफुल किंगडम्स थे। ठीक है, चलो अब ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ द किंग। अगर हम राजा 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 कर रहे हैं तो राजा की ड्यूटीज क्या होती है ना, राजा से हम एक जो है राजा से हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे? अगर मैं राजा बन जाऊं तो आप मुझसे कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी? राजा का काम होता है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। यहाँ पे ये क्या करता है? जो लोगों को जैसे बाहरी कोई भी डर है या बाहरी कोई ताकत है जो अटैक कर सकती है, जो मतलब ऐसा कुछ है कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो हार्म पहुंचा सकती हैं लोगों को, हमारी टेरिटरी को, तो राजा का काम होता है इसको प्रोटेक्ट करना, डर के बैठ नहीं जाना। अगर मुझे लगेगा कि मेरे को खबर सुनने में आ रही है कि भाई यहाँ पे अटैक हो सकता है या मेरी जनता के साथ गलत हो सकता है कुछ भी, तो मैं जो भी थ्रेट है ना, जो भी एक्सटर्नल थ्रेट है उससे बचाऊंगी, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मेरा काम है, मैं राजा हूँ। ठीक है,
मेंटेन इंटरनल ऑर्डर, अगर अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ चीजें सही से नहीं हो रही है, कंफ्यूजन है, सिस्टमैटिक नहीं है चीजें, तो उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली मेंटेन करना। क्योंकि अगर आप इंटरनली ही चीजों को मेंटेन करके नहीं चलोगे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, अपने फाइनेंस को और भी चीजों को, तो रिसोर्सेज को, तो काम कैसे चलेगा, ग्रो कैसे करोगे। एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, यहाँ पे राजा का और काम क्या होता है कि सही तरीके से न्याय करे, सही तरीके से न्याय देने की कोशिश करे। यहाँ पे वो अन्याय ना करे कि जो फेवरेट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो गलत भी करे, और जो बेचारा गलत कर सही कर रहा है उसको सपोर्ट ना करे। क्यों? क्योंकि उसको आप जानते नहीं हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इतना कोई मतलब नहीं रखना। नहीं, एक राजा का काम होता है कि सबकी सुनना, सबके साथ बराबर एक जैसा न्याय करना। जज स्ट्रॉन्ग एंड वीक फेयरली एंड इम्पार्शियल, यहाँ पे जैसे जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करना, कानून व्यवस्था वगैरह करना, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीज है कि यहाँ पे आप जब जज कर रहे हो तो आप इम्पार्शियल ना हो, है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करो, फेवरेटिज्म ना करो। यहाँ प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम कैलमिटीज, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, है ना, आंधी तूफान या कुछ भी हो गया, जैसे फसलें बर्बाद हो गई या बर्बादी हो गई कुछ भी, तो आपका काम है एज अ राजा कि आपको प्रोटेक्ट करना है, जनता को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, वो रिलीफ प्रोवाइड करना है आपको। वर्क फॉर पीपल्स वेलफेयर, भाई जनता के वेलफेयर के लिए काम करना, राजा का मेन धर्म ही यही होता है, जनता का वेलफेयर, है ना। कौटिल्य तो कहते थे कि राजा की हैप्पीनेस वहीं पर होती है जहां पर उसके सब्जेक्ट्स, यानी उसकी जो सभा है जनता खुश होती, जहां राजा की जनता खुश है वहीं पर ही राजा खुश रह सकता है, जहां जनता खुश नहीं है राजा खुश रह ही नहीं सकता। ठीक है, दैट मीन्स वो पब्लिक वेलफेयर को बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस देते थे, और ये बनता भी, इसलिए तो आप राजा हो। तो ये सब राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट सोर्सेस, अब ये जो भी जानकारी है कैसे क्या होना चाहिए, चाहे गवर्नेंस की बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, ये सारी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, जैसे जिसमें कौटिल्य ने लिखा था, यजुर्वेद से मिलती है ना, महाभारत के शांति पर्व। बेसिकली जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, पॉलिटिक्स फाइनेंस रिलेटेड, ये सारी जानकारी यहाँ पे हमें मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है कि किंगशिप वॉज जनरली हेरिडिटरी, अगर वैसे देखा जाए तो ऐसा ही होता था कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, पोस्ट कैसी होती थी, हेरिडिटरी, आनुवंशिक, कि राजा है, राजा का बेटा राजा। बट सोर्सेज आल्सो मेंशन किंग्स बीइंग इलेक्टेड और एक्सपेल्ड, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि राजाओं को इलेक्ट भी किया जाता था, और अगर सही से चीजें नहीं हो रही तो उसको हटा भी दिया जाता था। रॉयल अथॉरिटी वॉज नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट, यहाँ पे जो रॉयल अथॉरिटी थी, ऐसा नहीं था कि ये राजा है तो अब यही रहेगा चाहे वो कितने भी गलत काम कर ले, नहीं, अगर वो गलत काम कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको वैसे तो हेरिडिटरी चीजें मिलेगी, किंगशिप भी है, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट भी मिल जाएगी, जिस जहाँ पे गणसंघ होता है कि ग्रुप मिलकर डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो पैन इंडियन पॉलिटिकल आइडिया, अब भाई जो है एक राजा का रहता ही था कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलना, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे ग्रो करना है, मुझे अपनी टेरिटरी को और एक्सपांड करना है। अर्ली रूलर्स हैड पॉलिटिकल अवेयरनेस एक्सटेंडिंग बियॉन्ड देयर ओन किंगडम, जो पहले के राजा होते थे भाई उनको इतना तो रहता था कि मुझे अपने किंगडम से भी ज्यादा बियॉन्ड अपने आप को क्या करना है और एक्सटेंड करना है, सिर्फ उतना ही नहीं रहना है। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे चक्रवर्ती क्षेत्र, जम्बू द्वीपा, राजसूया, अश्वमेध, भारतवर्ष, पृथ्वी, ये कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे पृथ्वी की बात करें तो ऐसा एरिया जो हिमालय और सी के बीच में, आपको पता है ऊपर हिमालय नीचे आपका इंडियन ओशन, ठीक है, तो हिमालय और सी के जो है बीच का इलाका एरिया, वो उसको पृथ्वी बोल रहे हैं। चक्रवर्ती क्षेत्र मतलब जो है यूनिवर्सल पैरामाउंट रूलर का डोमेन, जहां पे जो है रूलर एक राजा राज कर रहा है ना, एक शासक शासन कर रहा है, तो चक्रवर्ती क्षेत्र उसका पूरा वो क्षेत्र shows the continuing ideal of political authority over Indian subcontinent। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कंटिन्यूइंग आइडियल, एक आइडियल है ना जो पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऊपर आती है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। मतलब कि आप देख रहे हो पूरा आपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यहाँ पे कवर करा, है ना, इसको आप पृथ्वी बोल रहे हो, और इस पे रूल करने वाले को आप क्या बोल रहे हो, पूरा चक्रवर्ती क्षेत्र, यानी जो यहाँ पे रूल कर रहा है जिसका ये क्षेत्र है। ठीक है, राजसूय हो गया या अश्वमेध, इस तरीके से आप जो है यज्ञ करवा रहे हो, ये रिचुअल है, प्रथाएं, तौर तरीके जिससे आप ये सब करवा रहे हो। भारतवर्ष उसको आप नाम दे रहे हो, जम्बू द्वीपा नाम दे रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में। तो यानी राजा का ये रहता था कि भाई उनको ये रहता था कि हमें अपने किंगडम से भी बियॉन्ड आगे बढ़ना है, सिर्फ उतना ही काम नहीं चलेगा, तभी तो बैटल्स होती थी, यही तो रीजन था बैटल्स हो रही, अदरवाइज बैटल क्यों होगी, सबको सबका किंगडम मिल गया तो फिर बैटल रुक गई, फिर कभी होगी नहीं, क्यों होती थी, खून खराबा ये सब इसलिए तो होता था। ठीक है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सप्तंग, अब यहाँ पे मंत्री परिषद जैसे हमारे होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने वाले मंत्री जो है मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। जैसे कोई अगर बात करें यहाँ पे जो कोई मिनिस्टर होते हैं आपके, एक मिनट, जो कोई मिनिस्टर्स होते हैं आपके, जैसे कोई क्या कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई जो है हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल रहा है, अलग अलग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ना, स्मॉल बॉडी ऑफ एल्डर स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या होता था, अपने जैसा सिस्टम है नहीं बिल्कुल इलेक्टेड, यहाँ पे ऐसा था कि जो एल्डर, जो बड़े ही नामी ग्रामी समझदार बड़े लोग होते थे, एल्डर लोग होते थे, उन लोगों का ग्रुप होता था। वो क्या करते थे, राजा को एडवाइस करते थे और सपोर्ट करने का काम करते थे, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड रहते थे, वो एल्डर भी होते थे, तो उनको एक्सपीरियंस होता था, उनकी रिस्पेक्ट भी होती थी, तो वो राजा को जब जब भी नीड पड़ती थी सपोर्ट करते थे। अच्छा, अब सपोर्ट कर रहे हैं किन किन चीजों में, जैसे खजाने से रिलेटेड ट्रेजरर हो गए, है ना, कोई ट्रेजरर हो गया, खजाने से रिलेटेड चीजें मेंटेन करना, वेल्थ कितनी क्या है ना। कोई जो है टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहा है, लैंड टैक्स वगैरह, एग्रीकल्चर टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है। कोई जो है लीगल एडवाइजर है, लीगल मैटर्स से रिलेटेड जो है राजा को एडवाइस कर रहा है। कोई कमांडर इन चीफ है जो सेना का जो है नेतृत्व कर रहा है, सेनापति टाइप, ठीक है, क्लियर हो गया। could take decision in exceptional circumstances for public interest। वैसे तो अल्टीमेट अथॉरिटी पावर राजा के पास होती है, जो चाहे राजा ही करेगा, जो डिसीजन राजा ही लेगा, लेकिन इफ इन केस जहां पर जरूरत पड़ती है, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, तब यहाँ पर ये लोग मिलकर के भी डिसीजन ले सकते हैं, जहां पे जल्दी कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर वो राजा का ऐसे वेट नहीं कर पाते, उन्हें भी यहाँ पे फैसला लेने की पूरी पूरी यहाँ पे आजादी है। क्लियर हो गया, आया समझ में। तो ये आपके मंत्री परिषद की बात करें। फिर आप बात करें कौटिल्य के जो सप्तंग थे, जो कौटिल्य ने बताए थे, ये वन सेम जो है इमेज आपने क्लास 7 की बुक में भी देखा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला रोल तो किंग, जिसको हम स्वामी बोलते हैं ना, सप्तंग यानी आपको 7 अंग मिलेंगे सप्तंग। सबसे पहले किंग, भाई किंग की जरूरत है, किंग ही तो पूरे राज्य को चला रहा है। उसके बाद आपके होंगे द ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स, मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिशियल्स, जिन्हें अमात्य बोला जाता था। अमात्य कौन लोग होते थे, अमात्य वो लोग होते थे, वही जो मिनिस्टर्स काउंसलर्स होते थे, है ना, वो जो हाई पोस्ट में होते थे, हाई ऑफिशियल्स होते थे, राजा से डिस्कस करते थे, एडवाइस करते थे, जो करीबी होते थे। उसके बाद आपका होता था जनपद। जनपद यानी आपके पास टेरिटरी तो होनी चाहिए जहाँ की आप राजा हो, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट अलोंग विद द पॉपुलेशन इनहेबिटेड। ऑब्वियसली राजा कहाँ का राजा, कोई जमीन कोई टेरिटरी तो होनी चाहिए, तभी तो कहीं का राजा बनेगा, हवा में थोड़ी राजा बन जाएगा। मैं बोलूंगी मैं राजा हूँ तो कोई पूछेगा ना मैम आप कहाँ के राजा हो, तो पता तो नहीं, रानी बोलूंगी मैं तो खुद को कि कहाँ की रानी हो, तो मेरे पास टेरिटरी तो होनी चाहिए, तो जनपद। ठीक है, तो यहाँ पे पहले किंग हो गए, सेकंड आपके जो है अमात्य हो गए, जो मिनिस्टर्स काउंसलर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, हाई ऑफिशियल्स हो गए। उसके बाद आपका जो है टेरिटरी जो कवर करते हैं वो आपके जनपद हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका 4th नंबर पे आता है दुर्ग, द फोर्टिफाइड टाउन एंड सिटीज, है ना। ये वो आपके फोर्टिफाइड टाउन और सिटीज, है ना, मतलब ये पूरे जो है आपके एरिया को कवर, फोर्टिफिकेशन जो राजा करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल जो है अटैक से प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने एरिया को, अपने लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्ग बना करके रखता है राजा प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी जरूरी है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे ट्रेजरी कोष, भाई जो भी चल रहा है पैसों से ही चल रहा है। उस जमाने की बात करें चाहे आज के जमाने की बात करें, भाई मनी इज वेरी पावरफुल, पैसा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजा को कुछ भी वेलफेयर का काम करना है, कुएं बनवाने हैं, जनता को दान देना है, कुछ भी करना है, तो पैसा होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे ट्रेजरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद यहाँ पे दंड, द फोर्सेज ऑफ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, है ना, यहाँ पे जो फोर्सेज होती है जो प्रोटेक्ट करना, लड़ाई वड़ाई लड़ना, डिफेंस करना, है ना, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, तो ये आपके दंड होते थे। उसके बाद मित्र, भाई राजा के मित्र अलाइज होना भी जरूरी है, राजा अकेले ही सब कुछ कर पाएगा। राजा आस पड़ोस के देशों से क्यों दोस्ती करना चाहता है, क्यों उनको अपने से जोड़ना चाहता है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़े तो वॉर में, बैटल में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। रिसोर्सेज एक्सचेंज आप कर सकते हो, ट्रेड आप कर सकते हो, क्लियर हो गया। तो ये सप्त अंग, चाहे हम स्वामी की बात करें, चाहे हम दुर्ग की बात करें, चाहे हम यहाँ पे अमात्य की बात करें, जनपद की बात करें, कोष की बात करें, दंड की बात करें, मित्र की बात करें, ये सारे हमारे 7 मेजर सप्तंग है, जो किसने बताए हैं, कौटिल्य ने बताए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चल, हाउ आर एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेड, देखो ये बड़ा चैप्टर है, ऑब्वियसली टाइम तो उसमें लगेगा, लेकिन फिर भी सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए। टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड सब होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हाउ वर एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेड, अब ये जो एम्पायर्स थे कैसे इनको चलाया जाता था, प्रशासन इनका किस तरीके से होता था। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो एम्पायर, प्रोविंसेस, डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो बड़ा एक राज्य एम्पायर होता है। उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर अलग अलग प्रोविंसेस होती हैं, प्रांतें होती हैं, और वो प्रांतें भी डिवाइडेड होती हैं, तो उनके भी डिविजन्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स में।
उन डिविजन्स के अंदर भी यहाँ पे जिले हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, फिर उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जैसे हम बोलते हैं ये गांव इस जिले के अंदर आता है, ये गांव उस जिले के अंदर आता है, तो गांव हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? पहले बड़ा एम्पायर, उसके बाद प्रोविंस हो गई, प्रोविंस का भी डिविजन्स मिलेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गई, विलेजेस हो गए। सतवाहना में क्या सीन था, जैसे अलग अलग अब जगह का हमें बताया गया, सतवाहना, पल्लवास, है ना, इन सब के बारे में। सतवाहनास में जो विलेजेस होते थे, आहारस बोलते थे, विलेज हेड को, जो विलेज को लीड करता था, हेड रहता था, डिसीजंस वगैरह लगता, उन्हें ग्रामिका बोला जाता था, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता था उसको प्रदेशिका बोला जाता था। ऑफिसर काम क्या कर रहे हैं? प्रशासन संभाल रहे, न्याय कर रहे हैं, है ना, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना, ये मैनेज करना, और कानून व्यवस्था को मैनेज करना। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में आपको दिख रहा है, जस्टिस, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें मैनेज करना है। एक जो है ऑफिसर का यही तो काम होता है, कानून व्यवस्था, न्याय करना, रेवेन्यू मैनेज करना और प्रशासन संभालना। ठीक है, चल। डिसेंट्रलाइजेशन आपको मिलता है सी 300 टू 800 सी। अगर बात करें नॉर्थ और साउथ में, तो किस तरीके से पावर डिसेंट्रलाइज थी? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर लोकल बॉडीज में बांट देना, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि सारी पावर राजा के पास, जो लोकल बॉडीज है उनके पास भी पावर दे देना। तो अगर हम बात करें, नॉर्थ का अलग था, नॉर्थ के लिए अलग टर्म्स यूज किए जाते थे, साउथ में अलग टर्म यूज किए जाते थे। नॉर्थ की बात करें तो प्रोविंस को भुक्ति बोला जाता था, साथ साथ पढ़ते, तो साउथ में प्रोविंस को मंडला और मंडलम बोला जाता था। बस है वही टर्म, और बस बोला अलग तरीके से जा रहा है, दैट्स इट। डिवीजन को यहाँ पे विषया भोग बोला जाता था, साउथ में डिवीजन को कोटम और वेलंगलू बोला जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ पे आदिष्ठाना और पठाना बोला जाता था, साउथ में डिस्ट्रिक्ट को नाडू बोला जाता था। ग्रुप ऑफ विलेजेस को नॉर्थ में विति बोला जाता था, और ग्रुप ऑफ विलेजेस को साउथ में जो है पताला और कुर्रम बोला जाता था। और विलेज की बात करें, यहाँ पे विलेज की, गांव की बात करें, तो गांव यहाँ पे सबसे नीचे की जो है यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन वाली, सबसे नीचे की, सबसे छोटी। हमने पढ़े थे ना, सबसे आखिरी में विलेजेस ही तो आ रहे हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई एम्पायर है, प्रोविंसेस है, डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे आखिरी में विलेजेस है। ठीक है, तो यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन नॉर्थ में कैसा है, साउथ में कैसा है, वही वर्ड्स है, प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ग्रुप ऑफ विलेजेस, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, चल। फिर अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड में क्या था, तो आपको यहाँ पे गुप्ता कहाँ मिलेंगे, ये रहे आपके गुप्ता, भी खुद देखते जाओ, गुर्जर प्रतिहार, ये आपके राष्ट्रकूटास, ईस्टर्न चालुक्यास, यहाँ आपके जो है चोल, शेराज, है ना, पाला, सेना, सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। मंत्री की बात करें तो यहाँ पे मंत्री क्या कर रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क आपको पता ही होगा, मिलिट्री यानी जो सेना को संभाल रहे हैं, सिविल यानी जो पब्लिक ले है ना, जो पब्लिक ले व्यवस्थाएं, तो उनके हेड कौन होते थे, मंत्री। यहाँ पे संधि विग्रही का कौन होते थे, जो पीस और वॉर के मिनिस्टर होते थे, कुछ भी वॉर या पीसफुल चीजें करवाना, वॉर से रिलेटेड चीजें होना और उसको शांत वगैरह करवाना, ये सारे काम होते थे संधि विग्रही कहा गया। यहाँ पे कुमार अमात्यास वो होते थे जो लोकल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, प्रोविंशियल लेवल पे, लोकल लेवल के जो प्रशासक होते थे वो होते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें दामोदरपुर कॉपर प्लेट मेंशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मेंबर्स इंक्लूडिंग। अब अगर यहाँ पे कॉपर प्लेट्स पे बताया गया है, मेंशन किया गया है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मेंबर्स के नाम यहाँ पे, तो जैसे आपके होते थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट की चीजें मैनेज कर रहे हैं, चीफ बैंकर, वही पैसों से रिलेटेड जो चीजें हो रही है, चीफ कारवान ट्रेडर, है ना, जो ट्रेड वगैरह, जो बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो चीजें हो रही है, ट्रेड हो रहा है, चीफ आर्टिसन, है ना, जो आपके जो आर्टिसन वगैरह सारी प्रैक्टिसेस हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, है ना, ये आपके रेवेन्यू कलेक्ट वगैरह करने के लिए चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो अलग अलग ऑफिसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्लवास की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको पल्लवास दिखेंगे, है ना, दिख रहे होंगे, ढूंढने की कोशिश करो, हर चीज बिल्कुल मैं ऐसे ढूंढ के नहीं बताऊंगी, दिखे कहीं पल्लवास दिख जाए। सेंट्रलाइज मोनार्की प्लस डिसेंट्रलाइज लोकल यहाँ पे गवर्नेंस। देखो पल्लवास की बात करें तो पल्लवास में ऐसा था कि राजा के पास मेन पावर थी, लेकिन जो बिल्कुल लोकल लेवल के थे, है ना, लोकल लेवल की गवर्नमेंट थी, उनके पास भी पावर यहाँ पे दे रखी। वैसे तो पावर मेजर राजा के पास ही, क्योंकि सेंट्रलाइज लिखा है ना, यानी राजा के पास, लेकिन डिसेंट्रलाइज यानी जो पावर थी थोड़ी लोकल लेवल पे भी दे रखी थी। ब्राह्मदेय का मतलब होता है जब टैक्स फ्री लैंड ग्रांट किया जाता है ना, विलेजेस जो है ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स फ्री लैंड ग्रांट विलेजेस किसको दिए जा रहे हैं, ब्राह्मण वगैरह इन लोगों को दे रहे हो। विलेज कमिटीज जिनको वरियम्स बोला जाता था। ठीक है, मैनेज इरिगेशन, गार्डन्स एंड टेम्पल्स। यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन, अब इनको दे भी रहे हैं तो काम क्या है इन लोगों को, इरिगेशन, भाई खेती बाड़ी के लिए सिंचाई जरूरी है, गार्डन्स में मेंटेन करना, मंदिरों को मेंटेन करना, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में, चलिए।
चालुक्यास की बात करें यहाँ पे तो गेव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण सेटलमेंट्स। यहाँ पे लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको लैंड ग्रांट देते थे, है ना, उन ब्राह्मण्स को लैंड देते थे, जिनका क्या नाम था, अग्रहारम। जैसे हमने ये ब्रह्मदेया पढ़ा था ना, तो ऐसे ही उसी टाइप का ये अग्रहारम। एहोल एंड बादामी डेवलप्ड इनटू सेंटर्स ऑफ लर्निंग। आप अगर एहोल और बादामी प्लेस की बात करो तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पे काफी नॉलेजेबल स्कॉलर्स लोग आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफी लर्निंग के सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी आगे भी देखेंगे आपको मिलेगा। गुर्जर, प्रतिहार, पलास और राष्ट्रकूटास की बात करें तो भाई इनका तो ये था कि इन्होंने ट्रिपटाइट स्ट्रगल था, कन्नौज को पाने के लिए इन तीनों के बीच में आपस में ही लड़ाइयां चलती रहती। किसको पाने के लिए, कन्नौज को, भाई मुझे चाहिए, तू हट ऐसे कर करके। तो ट्रिपटाइट स्ट्रगल इसे बोला जाता है, जिसमें थ्री पावर्स गुर्जर, प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास के बीच में बैटल चलती थी। विलेज क्या होते हैं, जो स्मॉलेस्ट और लार्जली सेल्फ रिलायंट यूनिट थी। यहाँ पे विलेजेस बहुत छोटे होते थे और जो भी जैसा भी इनका काम रहता था खुद ही सब मैनेज करते थे। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद से ही सारी चीजें मैनेज कर। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे बात करें, इंपीरियल चोल, चोल्स के टाइम पे आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे मंडलम होते थे, है ना, वेलालुलु होते थे, नाडु होते थे और भी छोटी यूनिट उर होते थे, है ना, वही मतलब देश को अलग अलग यूनिट्स में बड़े छोटे इसमें बांटा हुआ है। विलेज असेंबलीज मैनेज। अब जो विलेज असेंबलीज थी वो करती क्या थी, वो रेवेन्यू को मैनेज करती थी, है ना, लैंड को मैनेज करना है, सिंचाई, रोड बनवाना, रिकॉर्ड्स रखना, है ना, और जो भी लोकल डिस्प्यूट हो रहे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा लैंड को लेके, खेतों को लेके, तो उसको रिजोल्व कराना है, और भी मैटर हो सकते हैं। कुदवलई सिस्टम में क्या होता था, यहाँ पे लोग बैलेट पॉट सिस्टम रखते थे, है ना, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम जो है ताड़ के पत्ते पे, पाम लीफ पे लिखते थे और वो जो पत्तियां होती थी पॉट में छोड़ देते थे। अब एक बच्चे को बुलाते थे रैंडमली और उसको बोलते थे भाई जो है लीव उसको निकालो और दिखाओ पब्लिकली। ठीक है, और सिलेक्टेड मेंबर जो है वो क्या बनता था, स्पेशलाइज वॉल्यूम बनता था। ठीक है भैया, वो सिलेक्ट हुआ है, उसको काम करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट कैसे किया है कि पाम लीफ पे इन सबके नाम लिखे, पॉट में डाल दिए, बच्चे को बुलाया, बच्चे ने वो लीव निकाली, उठाया और पता चल गया कि भैया हाँ ये विनर। ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें एथिक्स, फाउंडेशन ऑफ लॉ एंड लाइफ। अब कुछ एथिक्स भी होते हैं, है ना, कुछ हमारी एथिकल ड्यूटीज की जो हम बात करते हैं, चाहे बिजनेस वगैरह की बात करें, चाहे हमारी ड्यूटीज की बात करें, कि माना मैं टीचर हूं पर मेरी भी कुछ एथिकल ड्यूटी होगी, आप स्टूडेंट हो आपकी भी कुछ एथिकल ड्यूटी होगी, तो ऐसे ही इनकी एथिकल ड्यूटीज की बात की जा रही। तो सामर्थ्य, प्रिंसिपल ऑफ सेमनेस, ऑल बॉडीज मेड ऑफ सेम मैटर, कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशंस ऑफ वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस। यहाँ पे सामर्थ्य का मतलब बोला जा रहा है कि सब सेम ही है ना, सारी जो भी शरीर है, चाहे वो आपका बना हो चाहे मेरा बना हो, आग मिट्टी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है, जो हम बोलते हैं 5 एलिमेंट, सेम ही है ना, कुछ मेरे इसमें तो अलग डल नहीं गया, आपके इसमें सेम ही है, तो हम दोनों के इसमें सेम, तो यानी बोला जा रहा है सेम, सब एक ही है। कॉन्शियसनेस, जो हम बोलते हैं कि कैसे आप कॉन्शियस हो, चीजें समझ रहे हो, मैनिफेस्टेशन ऑफ वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी जो है चीजों को जागरूक करो, है ना, कॉन्शियस रहो उस चीज को। रीता का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर, है ना, जो दिखाता है आप मिलजुल के रहो, एक बैलेंस में रहो, एक मॉरल ऑर्डर आपको फॉलो करने की जरूरत है ना, आप जो है सोसाइटी और नेचर से बन करके रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो, कि भाई बैलेंस बना के चलना है, मिलजुल करके रहना है, रिस्पेक्ट करनी है, एक जो मोरल ड्यूटी होती है, काइंड रहना, कंपैशनेट रहना, है ना, ये सब करने की जरूरत। ठीक है, क्लियर हो गया। चल, धर्म की बात करें तो आपको धर्म के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे धर्म का मतलब ये नहीं कि मेरा धर्म ये है तो मैं हिंदू या मुस्लिम, यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब पहले जमाने में होता था आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या आप एक नैतिक काम करोगे, मोरल कंडक्ट आपको जो करना है ना, गाइड्स इंडिविजुअल बिहेवियर, ये आपको अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, ये आपको सिखाता है कि न्याय करो, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, लोगों के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लोगों की मदद करो, दयालुता दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे जो है बुद्धिज्म इक्विवेलेंट की बात करें, जो धमा को कहते हैं, धमा एक पाली वर्ड है ना, धर्मा का ही उसका मतलब धर्मा ही है, वो यही तो बोलते थे कि काइंडनेस दिखाओ, नॉन लिविंग बींग्स, जो नॉन लिविंग बींग्स बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन वायलेंस करो, है ना, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, सारे जो है लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें सिखाते थे, किसी को वर्बली फिजिकली अब्यूज नहीं करना है ना, तो ये कुछ आपकी मोरल एथिकल ड्यूटीज होती है जो आपको परफॉर्म करनी होती है, यही आपका धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात की जा रही है। अशोका धमा इस एम्फेसाइज, अब जो अशोक महाराज थे, जब बैटल ऑफ कलिंग हुआ था उसके बाद वो काफी जो है परेशान हुए थे, उनको बहुत गिल्ट हुआ था, तो उन्होंने धमा को अपनाया था। तब वो एक बहुत ही अलग जो है उसमें बन गए थे कि जो एक ऐसा रूलर जो काइंड है, जो लोगों की मदद करता है, जो दयालु है, तो वो दूसरों को भी ये टीचिंग देते थे, है ना, वो
रखो, मोरल कंडक्ट की बात करते कि अच्छा करो, परिवार की रिस्पेक्ट करो, एक जो है अच्छा बिहेवियर रखो, हिंसा मत करो, दूसरों के प्रति जो है दया दिखाओ, दूसरों के दुखों को समझो, कंपैशनेट, ठीक है। वर्ण और जाति सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो चार आपके वर्ण होते हैं, शुरू से ही सुना है आपने, ब्राह्मणा होता है, क्षत्रिय राजयाना बोलते हैं, वैश्य होता है, शूद्र होता है। ब्राह्मण किस लिए जाने जाते हैं कि इनको नॉलेज होता है, इनका काम होता है पढ़ाना, है ना, यज्ञ वगैरह, रिचुअल्स वगैरह, रिलीजियस एक्टिविटीज कराना। क्षत्रिय राजयाना की बात करें तो इनका काम होता है लोगों की रक्षा करना, वॉर करना, बैटल करना, न्याय करना, इनका ये धर्म है। वैश्य का काम होता है मनी लाना, मनी लाना जैसे एग्रीकल्चर करना, है ना, आपको ट्रेडर मिल जाएंगे, पेस्ट्रलिज्म मिल जाएंगे, जो सोसाइटी में मनी लाते हैं, ठीक है। शूद्र वो होते हैं जो सेवक उसमें आ जाते हैं, जैसे जो असिस्ट करते हैं, है ना, चाहे एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री का काम करें, है ना, ट्रेड आर्ट क्राफ्ट, या हम उसकी बात करें जो आपके स्लेव वगैरह हो गए, लेबर हो गए, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए, जो बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सहायता प्रोवाइड करते हैं। तो आपके चार वर्ड हो गए जो मतलब हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, अर्ली वैदिक टेक्स्ट डू नॉट शो स्ट्रिक्टली बर्थ फिक्स स्टेटस। यहाँ पे अगर पुराने वैदिक टेक्स्टों को देखो तो यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि ये आपका फिक्स बर्थ स्टेटस है, कि आप अगर जो है ब्राह्मण हो तो आपको यही करना पड़ेगा, अगर आप वैश्य हो तो आपको यही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी आइडेंटिटी डिपेंडेंट ऑन, सोसाइटी की आइडेंटिटी कैसी थी कि भाई आप कहाँ से, एथनिसिटी क्या है आपकी, है ना, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, आपका विलेज क्या है, आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं, हम अलग अलग गोत्र के होते हैं, कौन सी लैंग्वेज है, ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशंस वर रिलेटिवली फ्लेक्सिबल एंड मोबिल, यहाँ पे जो भी आप काम धंधा कर रहे हो, ऑक्यूपेशन कर रहे हो, वो फ्लेक्सिबल था, आप बदल भी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर ही रहोगे, अगर आप पूजा पाठ कराते हो तो आप पूजा पाठ ही करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति क्या हुई, जाति जो है, वर्ण तो हमारे चार थे लेकिन जाति मल्टीपल उसमें डिवाइड हुई, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुई, जैसे इसके फैक्टर्स थे, आप इंटर मैरिज कर रहे हो, या कम्युनिटीज माइग्रेट हो गई, है ना, या एक साथ हो गई, या टेरिटोरियल डिफरेंस आपका हो गया। तो अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण तो चार है, लेकिन जाति के नंबर आपको फिक्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारी मल्टीपल जातियां आपको मिलेंगी। एंडोगामी में क्या होता था, जब क्या करते थे, कोई अपने ही ग्रुप अपनी कम्युनिटी में शादी करते थे, जैसे हम होते ना कि भाई मुझे तो अपनी कम्युनिटी में ही शादी करनी है, मैं दूसरी उसमें शादी नहीं कर सकता, है ना, तो वही वाली बात है। तो यही जाति सिस्टम है, ठीक है, जो मल्टीपल है, जिसका कुछ ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, जैसे वर्ण का है कि वर्ण हम बोलते हैं कि चार वर्ण, ठीक है। सोशल मोबिलिटी कैसी थी, तो वर्ण एंड जाति वर नॉट ऑलवेज रिजिड। देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जानने की कि वर्ण और जाति हमेशा रिजिड नहीं होती थी, कि बिल्कुल जैसी है वैसे ही। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एग्जिस्ट, अगर आपको जो है सामाजिक तौर पे, ऑक्यूपेशनल तौर पे आपको चीजें बदलनी है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो आप कर रहे हो वही करना पड़ेगा, जो आपको वही रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स जैसे डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड ऑफ रूलिंग डायनेस्टी, है ना, आपको रूलिंग डायनेस्टी, जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम पे, तो आपको अलग अलग सोशल बैकग्राउंड की मिलेगी। यूजुअली हम बोलते क्षत्रिय लोग हैं, राजा वाजा बनते, तो ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिल जाएंगे। सिल्क वीवर गिल्ड एट मंदसौर आल्सो स्किल्ड इन आर्चरी एंड एस्ट्रोलॉजी, अब जिसका काम होता है सिल्क, जो सिल्क बुनते हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, उनको तो आर्चरी का भी, तीरंदाजी आती है, उनको जो है एस्ट्रोलॉजी भी आती है, तो क्या किसी ने उन्हें रोका कि नहीं तुम तो जो है तुम्हारा काम है यही करना, गिल्ड तुम इसी में रहोगे तो वही करो, तुम जो है तीरंदाजी नहीं कर सकते, तुम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, नहीं, आप कर सकते हो। ब्राह्मण समटाइम्स वर्क एज लैंड मैनेजर, ब्राह्मण का काम क्या होता है, रिचुअल पूजा वगैरह रिलीजियस एक्टिविटीज कराना, लेकिन यहाँ पे लैंड मैनेज कर रहे हैं, तो क्या कोई रोक रहा है, नहीं। संगम सोसाइटी शोड स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेशन इंटरेक्शन, यहाँ पे संगम सोसाइटी क्या शो करती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेशन इंटरेक्शन। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन आपके इंटरेस्ट के, आपके काबिलियत के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग ऑक्यूपेशन का इंटरेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलता है, एक जैसी चीजें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो फैमिली एंड सोसाइटी की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कुल, कुल क्या होता है, कुल का मतलब होता है भाई हमारी फैमिली, हमारा घर। ग्राम यानी विलेज कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल फैमिली, जो एक विलेज है जिसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज है। विशा क्या होता है, उन ग्राम, उन विलेजेस का जो है ग्रुप, ठीक है। जैसे फैमिली, फैमिली विलेजेस के अंदर रहती है, विलेजेस किसके अंदर है, अलग अलग विशा के अंदर है, ग्रुप्स ऑफ ग्राम जो बोलते हैं, जिनमें विशापति लीड करते हैं। जना क्या होता है, ये पूरा इन सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस का लीड करने वाला, है ना, मतलब उस पूरे उसको कवर करने वाला टेरिटरी। लार्जर किन बेस्ड ग्रुप्स प्रोटेक्टेड बाय राजा, ये पूरे ही अलग अलग ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को, विशाल्स को यहाँ पे जो है रूल कर रहा है ना, कि भाई एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, राजा, क्योंकि हर जन का क्या होता है, राजा होता है। तो यहाँ पे कुल है, कुल ग्राम के अंदर होगा, ग्राम विशा के अंदर होगा, विशा जो होंगे इतने सारे ग्रुप ऑफ ग्राम, वो जना के अंदर होगा, जना को लीड कौन करेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा, राजा, ठीक है। गोत्र की बात करें, हम बोलते ना हम इस गोत्र से उस गोत्र से, तो क्या होता है गोत्र,
Patrilineal lineage plan trace to a common ancestor. बेसिकली यहाँ पे गोत्र ऐसे जोड़ा जाता है कि पिताजी की साइड है ना, पिताजी दादाजी उनके साइड से। ट्रेडिशनली लिंक टू वैदिक ऋषि, यहाँ पे लोग क्या करते थे, एक वैदिक ऋषि से खुद को जोड़ते थे कि ये वैदिक ऋषि हमारे जो है हमारे जो है एंसेस्टर है, तो उन्हीं से जोड़ते हुए ये लोग खुद के क्या बनाते थे, गोत्र बनाते थे। और ऐसे ही अगर कोई सेम गोत्र का होता था तो शादी भी नहीं होती, जैसे आज के टाइम में भी गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेम क्लैन उसके माने जाते कि भाई ये तो सेम ऋषि के उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन मैरिज प्रैक्टिस, ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट, गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। किससे कनेक्ट करते थे कि भाई ऋषि जो है कि उनसे खुद को कनेक्ट करते हुए चलते थे। ओके, 4 आश्रम होते हैं आपके। ब्रह्मचर्य होता है जो जब आप स्टूडेंट रहते हो, डिसिप्लिन सीखते हो, पढ़ते लिखते हो, चीजें सीखते हो, इनिशियल स्टेज होती है। फिर आप गृहस्थ जीवन जीते हो, आप फैमिली बनाते हो, आप फैमिली की रक्षा करते हो, है ना, एक गृहस्थ सुख भोगते हो, जीवन जीते हो। उसके बाद अब आपको कैसा रहना रहता है, उसके बाद अब वनप्रस्थ, एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है ना, जब आप जंगलों में जीवन बिताते हो, जब आप इन मोह माया से धीरे धीरे दूर होना चाहते हो, ठीक है, आप ध्यान करते हो, फैमिली वैमिली का इतना आपको मोह माया नहीं रहती। फिर आप जब सन्यासी यानी पूरा ही आप रिनंसिएशन यानी पूरा ही आप जब क्या करते हो, पूरा ही आप त्याग जैसा कर देते हो, हर चीज को त्याग देते हो। फिर आप बिल्कुल जो है आप साधु वाधु की जिंदगी जीते हो, बिल्कुल आपको कोई मतलब नहीं कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपना जो ध्यान कर रहे हो और अपना बिल्कुल ऐसी जिंदगी जी रहे हो साधुओं वाली, ठीक है। क्लियर, तो 4 आपके आश्रम होते हैं। आपके कौन से आश्रम होते हैं दोबारा देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप, गृहस्थ होता है स्टेज ऑफ द हाउस होल्ड, आपकी बात करें यहाँ पे आपका जो वनप्रस्थ यानी लाइफ इन द फॉरेस्ट, एंड जो है आपका संन्यासा यानी रिनंसिएशन, ठीक है। फिर आगे बात करें 4 पुरुषार्थ, कुछ आपके लिए भी चीजें होती है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मोक्ष की, धर्म की, अर्थ की, काम की, तो अगर हम बात करें धर्म, धर्म में आपको ये सिखाया जाता है कि आपका काम है सही चीजें करना, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से मोरली परफॉर्म करना, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना। अर्थ का मतलब होता है भाई मटेरियल वेलबींग, है ना, यहाँ पे आप मटेरियलिस्टिक चीजों को लेना, है ना, आप उनको अर्न करना, है ना, कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, इस तरीके से। काम का मतलब होता है अपनी जो भी इच्छा है, प्लेजर है, डिजायर से, खाना पीना, जो भी आप समझ लो, वो सबको फुलफिल करना, ठीक है। और लिबरेशन यानी फाइनल मोक्ष, अब आपको इन चीजों से कुछ नहीं है, फाइनल आप अपने आप को समझ रहे हैं, अब आप मोक्ष लोगे। तो ये आपके 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले सही कंडक्ट करना, उसके बाद वेल्थ इकट्ठी करना, उसके बाद डिजायर्स को, अपने प्रेशर को फुलफिल करना, काम, और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करना, लिबरेशन, ठीक है, मुक्ति। चलो, रोल ऑफ वुमेन, अब वुमेन का क्या रोल था, औरतों का भी रोल होता था। तो वैदिक पीरियड में जो वुमेन थी वो भी लर्न करती थी, लर्निंग में पार्टिसिपेट करती थी, इवन जो है रिचुअल्स भी परफॉर्म करती थी, है ना, पार्टिसिपेट इन चैरियट रेसेस, मई जो घोड़े वोड़े की रेसेस हो रही है ना, रथ वगैरह रेसेस हो रही है, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी, सभा भी अटेंड करती थी, यानी एक अच्छा रोल था, एक अच्छी इज्जत थी, एक अच्छा प्रेजेंट जो है करने का खुद को मौका मिलता था, औरतों की भी प्रेजेंस थी। वुमेन सेजेस भी होती थी, वुमेन सेजेस यानी जो वुमेन ऋषि का होती, जैसे ऋषि होते वैसे ही फीमेल ऋषि ऋषिका जिन्हें बोलते, तो अपाला, है ना, यहाँ पे विश्ववारा, कोशा, लोपामुद्रा, तो ये फेमस वुमेन सेजेस है। बाद के पीरियड की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन जो रोल है फ्लक्चुएट हुए, है ना, कई बार तो डिक्लाइन भी हो गए, मतलब ये जो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पर अब वो चीजें डिक्लाइन हुई। येट वुमेन कंटिन्यूड कंट्रीब्यूटेड, लेकिन फिर भी वुमेन का रोल था, जैसे घर के मैनेजमेंट में काम वो मैनेज करना, एग्रीकल्चर संभालना, है ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह चीजों में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाना, तो इन चीजों में भी रहती थी। मतलब पहले रोल आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, बाद में कम हो गया, डिक्लाइन और फ्लक्चुएट होने लग गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे प्रभावती गुप्ता थी जो वकातका रीजन में काम करती थी, उन्होंने लैंड ग्रांट्स इशू करे, ये रूल कर रही। संगम वुमेन, इन्होंने एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, स्पिनिंग, फिशिंग, सॉल्ट प्रोडक्शन, गार्लैंड सेलिंग के लिए काम किया, मतलब इन्होंने मैनेज करा, ठीक है। अवैयार की बात करें तो पोइट थी, है ना। वेनी कुतैयार की बात करें तो यहाँ पे वुमेन पॉटर थी, है ना, तो पॉटर वगैरह बनाती थी। सैम्बियन महादेवी की बात करें तो इन्होंने टेम्पल बिल्डिंग और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करा, बनवाया। तो आप समझ लो कि वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन, चाहे क्राफ्ट में, चाहे रूल करने में, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे पोइट्स वगैरह की बात करें, हर चीज में, रिलीजियस वे में, हर चीज में आपको देखने को मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वुमेन का कहीं रोल ही नहीं था, सारा जो भी रोल था आदमी को था। आपको देखने को मिल रहा है कि वुमेन का भी रोल था, पहले ज्यादा था, बाद में चीजें कम हुई। फिर उसके बाद बात करें रिलीजियस लाइफ ऑफ इमरजेंस ऑफ भक्ति, कैसे रिलीजियस लाइफ हुई, भक्ति का टाइम कैसे इमर्ज हुआ। तो वैदिक रिलीजन की बात करें तो जो डिटीज होते थे, जो भगवान होते थे, उनको कैसे बुलाया जाता था, प्रेयर के, आपने यज्ञ करा लिया, या आपने जो है सेक्रीफाइस कर, ऑफरिंग कर ली, सेक्रेट फायर, है ना, जो अग्नि उसमें आप ऑफर कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेचर, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली किससे कनेक्ट करते थे, जैसे ये लोग बोलते थे भाई सूर्य देवता, है ना, जो है अग्नि देवता हो गए, सूर्य देवता हो गए, पवन देवता हो गए, ये जो बारिश होती है, इंद्र देवता हो गए,
अर्थ डॉन, सबसे वो देवता देवी मान करके चलते थे। नेचर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड पावरफुल, ये नेचर को बहुत ज्यादा पवित्र और दमदार या पावरफुल मानते थे, इंपॉर्टेंट मानते थे, उनको पूजते थे। रिनंसिएशन की बात करें तो बिकेम प्रोमिनेंट अराउंड मिडिल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसी। रिनंसिएशन है ना, जो मोक्ष के त्याग करना, ये फर्स्ट मिलेनियम बीसी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बन गया है ना, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। रिनंसिएट्स रिजेक्ट्स एंड अटैचमेंट टू मटेरियल कंफर्ट, यहाँ पे जो त्याग करते थे है ना, वो क्या करते थे, ये मटेरियल कंफर्ट, ये चीजें खाना, ये पहनना, ये करना, ये खरीदना, इन सबसे खुद को इन्होंने डिटैच कर दिया है ना। जैसे इनके टर्म्स क्या यूज किए जाते थे, परिवर्जका, मतलब जो घूमते हैं, वेंडर होते हैं, जगह जगह जाके नॉलेज लेते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। भिक्षु वो होते हैं जो दूसरों से भीख मांग करके, भिक्षा लेकर के जीवन जीते हैं। श्रमणा वो होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो स्ट्राइव करते हैं, ठीक है, जो जीते हैं, जो ध्यान वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें। बुद्ध एंड महावीरा बिकेम इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स, इस टाइम पे जो बुद्धिज्म था, जो हम कह सकते हैं जैनिज्म, जो बुद्ध महावीरा, जो उनकी टीचिंग्स थी, अपरिग्रह की बात करें, नॉन वायलेंस की बात करें, है ना, अवॉइडेंस की बात करें, अटैचमेंट जो है बात करें कि दुख का कारण क्या है, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, तो ये सारी चीजें उस समय, उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलने लगती थी। त्याग वगैरह, खुद को समझना, नॉलेज गेन करना, है ना, सिंपल लाइफ जीना, मेडिटेशन करना, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हो जाना, ये सब। भक्ति डायरेक्ट कनेक्शन विद पर्सनैलिटी, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भाई आप डायरेक्टली जो भगवान से कनेक्टेड हो, है ना, भक्ति क्यों कर रहे हो, भगवान से जुड़ने के लिए। डू नॉट रिक्वायर इलेबोरेट वैदिक रिचुअल्स, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बिल्कुल ये वैदिक रिचुअल करने, ऐसा करो, ये डालो, ये करो, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। एक्सेसिबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ क्लास और जेंडर, ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ आदमी जा सकते हैं, भाई आप जो है कोई भी क्लास से, कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप कर सकते हो। ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल गेन प्रोमिनेंस इन 6th सेंचुरी तमिल रीजन, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ये चीजें तमिल रीजन में देखने को मिलेगी 6th सेंचुरी के टाइम पे। जैसे अलवर्स थे, उसमें 12 जो है संत पोएट थे, वो विष्णु के उपासक थे। नयनार्स की बात करें तो यहाँ पे जो थे 63 शिव संत पोएट थे, जो शिव भगवान के उपासक थे, है ना। इस टाइम पे आपको मेजर जो है तमिल भक्ति लिटरेचर भी बनने को देखने को मिलेगी, मतलब भक्ति ट्रेडिशन आपको यहाँ पे बहुत मिलेगा, जो भक्ति वगैरह में लीन रहते हैं। फिर उसके बात करें क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, अब एजुकेशन के लिए बात करें तो क्या क्या चीजें, नॉलेज के लिए बात करें तो क्या क्या चीजें। तो एजुकेशन का एम ये होता था कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं कि बस आपने चीजें रटली सीखी, आप सच्चाई को जानो, आप पेशेंस भी सीखो, आप दयावानगी में भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना सीखो, आप जो है डिसिप्लिन बनो, सेल्फ कंट्रोल सीखो, प्योरिटी सीखो, है ना, सारे सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो, सारे बीइंग्स की मोरल कंडक्ट करो, अच्छे काम करो। तो एजुकेशन का पर्पस होलिस्टिक रहता था, सच्चाई, पेशेंस, डिसिप्लिन सब सिखाते थे। सब्जेक्ट्स जैसे क्या क्या इंक्लूड होते थे, इसमें वेद होते थे, ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी हो गई, एथिक्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, मार्शल आर्ट्स, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। गुरुकुल की बात करें यानी टीचर्स हो, अब यहाँ पे सीख कहाँ रहे हैं, तो गुरुकुल के घर जाते थे, जो गुरुकुल होते थे बेसिकली, तो यानी टीचर का घर, जहाँ पे ये लोग एजुकेशन सीख रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही सेक्रेट मानी जाती थी, भाई गुरु और शिष्य की परंपरा, ठीक है। स्टूडेंट क्या सीखते थे, डिसिप्लिन सीखते थे, है ना, ओबीडियंस सीखते थे, आज्ञा करना सीखते थे, सेल्फ कंट्रोल उन्हें सिखाया जाता था, भक्ति डिवोशन उन्हें सिखाया जाता था। तो ये सब नॉलेज में, मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं ले रहे आप, ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ हो रही है हर तरीके से, चाहे माइंड, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, हर चीज, ठीक है। चलो ये देखिए, आप गुरुकुल इस तरीके से होते थे, हर चीज सिखाई जाती थी, सिर्फ पढ़ाई नहीं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो जैसे नालंदा, है ना, विक्रमशिला, वल्लभी, कांचीपुरम, वाराणसी, तक्षशिला, मिथिला, शरदपिता और उज्जैन, ये सब आपके गुरुकुल सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए सब बने हुए सेंटर्स, ये रेड उज्जैन, है ना, ये वाराणसी, ये सब नालंदा वगैरह आपको यहाँ पे मिले। आगे बात करें लिटरेरी हेरिटेज ऑफ अर्ली इंडिया, अब जो अर्ली इंडिया में जो लिटरेरी हेरिटेज आपको मिलेंगे, है ना, कौन से लिटरेचर, जैसे संस्कृत में कालिदास आपको मिल जाएंगे, रघुवंशा, है ना, कुमार संभवा, पनिनी के आपको अष्टाध्यायी मिल जाएंगे, पिंगला के आपको चंद शास्त्र मिल जाएंगे, पतंजलि के आपको महाशब्द मिल जाएंगे, तमिल में आपको तिरुवल्लुर, तिरुकरल, है ना, सिलपदिकरम, मणिमेकलई, संगम लिटरेचर आपका एकम लव से रिलेटेड, पूरम आपका वॉर पब्लिक लाइफ से रिलेटेड, स्मृति लिटरेचर में आपको मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नालंदा स्मृति, विष्णु स्मृति आपको मिल जाएगा। मेडिसिन में आपको चरक संहिता, सुश्रोत संहिता, मतलब स्मृति से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड, तमिल से रिलेटेड, जो है आपको मेडिसिन से रिलेटेड सारे अलग अलग टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे, जो पुराने टाइम के बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमी कैसी थी, तो एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर यानी इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती थी, ऑब्वियसली पैसा कहाँ से आ रहा है, पुराने टाइम पे खेती बाड़ी करते थे,
मॉडर्न स्टेट रेगुलेट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यहाँ पे मॉडर्न स्टेट बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे, फर्टाइल लैंड था, लैंड डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल होल्डिंग्स, लैंड जो था अलग अलग होल्डिंग्स में आपको मिलेगा, है ना, आपको जो है कैटल के कॉमन पैस्चर लैंड मिल जाएगा। बेसिक लैंड टैक्स कितना लगाते थे, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस करे उसका 1/6 है ना। क्रॉप्स कौन सी उगा रहे, राइस, पल्सेस, व्हीट, लिनसेड, मस्टर्ड, सैफरन, शुगर केन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सारी क्रॉप्स ये लोग ग्रो कर। फिर आगे बात करें इरिगेशन, तो इरिगेशन के लिए क्या क्या बनाया गया, क्योंकि खेतों में पानी जाना जरूरी, सिंचाई जरूरी, तो उसके रिजर्वॉयर्स बनाए गए जिसमें पानी आप रिजर्व कर सकते हो, कैनल्स जिसके थ्रू आप पानी पहुंचा सकते हो, डैम्स बनवाना, है ना, टैंक्स बनवाना। जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, सुदर्शना लेक डैम, जो पुष्यगुप्त जो है उन्होंने बनवाया था, है ना, जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर। ग्रैंड एनीकट कॉलोनी जो कारिकला चोल से जो है एसोसिएटेड है। इरिगेशन जिसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सेटलमेंट को सपोर्ट करा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें आपके ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट्स बहुत जरूरी है, ट्रेड जिनके थ्रू हो रहा है, तो मेजर लैंड रूट्स आपके दक्षिण पथ, उत्तर पथ हो रहे हैं, कैसे आप दक्षिण की ओर जा रहे हो या उत्तर से, नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहे हो, नॉर्थ वेस्ट से। बाय अराउंड 6th सेंचुरी बीसी मेजर ट्रांस रीजनल रूट्स हैड, बहुत से जो है रूट्स इन्होंने ट्रांस अलग अलग रीजन में जाने के लिए रूट्स यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिले 6th सेंचुरी बीसी के टाइम। फंक्शन क्या था, ट्रेड रूट्स इनेबल मूवमेंट, आप ट्रेड रूट क्यों बना रहे, गुड्स को मैनेज करने के लिए, इधर उधर पहुंचाने के लिए लोग जाते हैं, आइडियाज, लोग अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, स्किल्स डेवलप होती है, कल्चरल प्रैक्टिस के लिए। ओवरसीज ट्रेड, भाई ये तो इंटरनल ट्रेड है, बाहर भी हो रहा है, तो जी हाँ, इंडियन ओशन मैरीटाइम ट्रेड मिलेगा आपको, इंडियन ओशन से जो है नेवी जो है आपको मिलेगी, शिप बोट जो है वो, मतलब बेसिकली पानी के रास्ते जो थ्रू आपका ट्रेड हो रहा है। इंडियन रोम ट्रेड आपको बहुत मिलेगा अर्ली सी के टाइम पे, है ना, और सेंट्रल एशिया के साथ भी काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से, तो यहाँ पे मुजेरिन हो गया, कावेरीपट्टिनम हो गया, अरिकामेदु हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिनके थ्रू ट्रेड होता था जहां से। ठीक है, ये देखिए पूरी इमेजेस आपको ट्रेड रूट्स की दी हुई है ना। अभी थोड़ा सा आपको आराम से देखना, और ये सारे आपको ट्रेड रूट्स के नेम है, मुजरीज, मदुरई, कोरकई, उरईयूर, पुहार, कोवलूर, कोरोरू, ठीक है, पूरा यहाँ तक विदिशा, रोपड़ी, सब सब दिया है ऑल ओवर इंडिया का। की फैक्ट्स की बात करें तो बिकम स्पेशली इंपॉर्टेंट आफ्टर राइज ऑफ महाजनपद, ये महाजनपद जब बढ़ गए ना उस टाइम पे चीजें और एक्टिव हुई। आपको सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन, मतलब पहले जो कॉइन्स यूज हुए थे वो सिल्वर कॉइन्स यूज हुए थे, वो भी पंच मार्क, मतलब उनपे ऐसे स्टैम्प, मोहर टाइप का इस तरीके से लगाया जाता है, पंच टाइप का कैसे किया जाता है, ऐसे हाथों से पंच नहीं, लेकिन ऐसे दबा के ऐसे इस तरीके के स्टैम्प जैसा। जता का लिटरेचर मेंशंस 18 टाइप्स ऑफ गिल्स, यहाँ पे जो जता का लिटरेचर थे उन्होंने जो है यहाँ पे आपको 18 टाइप्स की गिल्स मिलेंगे, गिल्स यानी जो ट्रेडर्स का ग्रुप होता है, श्रेणीज जिन्हें बोलते हैं। नासिक इंस्क्रिप्शन शोज गिल्स रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड पेइंग फिक्स्ड इंटरेस्ट, यहाँ पे आप नासिक के इंस्क्रिप्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो गिल्स है वो डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं और फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे बात करें आपकी इंडस्ट्रीज, आपको इंडस्ट्रीज कौन सी मिलती है, टेक्सटाइल में सिल्क, कॉटन, वूल, लिनन। इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स जहाँ पे ये सब हो रहा है तो मथुरा, काशी, कामरूपा। आइवरी वर्कर्स गिल्ड एट विदिशा कंट्रीब्यूटेड टू सांची आर्टिस्टिक रिलीजियस वर्क, आइवरी वर्कर्स है ना, जो हाथी के दांतों से बनने वाली चीज है, तो यहाँ पे वो जो है उनका कंट्रीब्यूशन आपको सांची के आर्टिस्टिक और रिलीजियस वर्क्स में बहुत देखने को मिलता है। सो बहुत बड़ा चैप्टर है, सोचो उसका क्विक रिवीजन ही 1 घंटे का हो गया, तो कितना बड़ा चैप्टर होगा। बट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरे टॉपिक्स जो थे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा। तो आपका ज्यादा से ज्यादा प्यार चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो बच्चा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। और अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया से ऑफर चलते रहते हैं, आप उन ऑफर को ग्रैब करने के लिए मेरा कोड KG09 का भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, स्लाइड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।